नमस्कार, आप जिस्ट के साथ हैं। आप देख रहे हैं द फुल पिक्चर। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। हिंदुस्तान का पूर्वी बॉर्डर मात्र 5 से 6 घंटे में असुरक्षित हो गया है। पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन से भारत निपट ही रहा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश में करीब 35 दिन पुराना छात्र आंदोलन सरकार हटाओ आंदोलन बना। आंदोलन ने 250 से ज़्यादा जानें लीं। आज हैरत अंगेज फास्ट पेस्ड इवेंट्स हुए। सोमवार सुबह एक हुजूम सड़कों पर था, हिंसा चालू हुई। बांग्लादेश फौज ने अपना दांव चला और प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट में इस्तीफा देने को कहा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। ड्रामेटिक घटनाक्रम में वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस से हेलीकॉप्टर से बाहर निकली। ये सब वीडियो पे हो रहा है। उनका हेलीकॉप्टर शहर में उड़ता दिखा। वो हवाई अड्डे पहुंची और वहां से बांग्लादेश एयरफोर्स के एक C-130 विमान में पश्चिम दिशा में उड़ गई। उनका हवाई जहाज जिस्ट न्यूज़ ने रियल टाइम ट्रैक किया। वो वेस्ट बंगाल से ऊपर उड़कर गाजीपुर से बनारस के ऊपर से उड़ती हुई दिल्ली पहुंची। उनका जहाज दिल्ली के पास हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। और ज़मीन के हालात बताते हैं कि शेख हसीना का देश छोड़ जाना गलत फैसला नहीं था। उनके देश से हवाई रूट से उड़ जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने हदें पार कर दी। पहले उन्होंने मार्च किया प्रधानमंत्री के ऑफिशियल रेजिडेंस तक। वहाँ वो पुलिस से जमकर भिड़े। उसके बाद दीवारें कूद कूद कर परिसर में घुसे। थोड़ी देर के बाद टोटल एनार्की की तस्वीरें सामने आईं। प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था। थोड़ी देर में वीडियोज आए जिसमें प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के बेडरूम में थे। वो सोफों पर बैठे दिखाई दिए। फिर वो पहुंचे डाइनिंग एरिया में। वहां भोज शुरू हुआ। देखिए कैसे मुर्गे की टंगड़ी यानी चिकन खाया जा रहा है। थोड़ी देर में लूट खसोट शुरू हो गई। प्रधानमंत्री हाउस से एनार्की बाहर फैल गई। यहां तक कि प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की पार्लियामेंट के अंदर घुस गए और वहां जमकर उत्पात फैलाया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने 1970-71 में मुक्ति बाहिनी की स्थापना करी और बांग्लादेशियों को एक आज़ाद देश दिलाया, सोमवार को देश के नायक की मूर्ति पर प्रदर्शनकारी चढ़े और मूर्ति को तोड़ने में लग गए। एयरपोर्ट के सामने बंगबंधु म्यूजियम में भी आग लगा दी गई। अवामी लीग के दफ्तर पर हमला हुआ। पॉइंट नोट करें कि बंगबंधु और शेख हसीना से जुड़ी हर चीज पर हमला हो रहा था। आर्मी ने अपना दांव चला। आर्मी प्रमुख ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि बांग्लादेश को अंतरिम सरकार मिलेगी। যে দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে, আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে देश परिचालना को। यहाँ पे नोट करने पर एक पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं एक समझौता हुआ दिख रहा है। हुजूम प्रधानमंत्री के घर की तरफ बढ़ रहा था। आर्मी शेख हसीना को कहती है कि आप 45 मिनट में इस्तीफ़ा दें। वो इस्तीफ़ा देती हैं, मगर उनको एक C-130 प्लेन दिया जाता है कि वो देश छोड़ के जा सकें और ये किया जाता है कि उनको देश छोड़ने की अनुमति मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक करार हुआ है और शायद उसका फ़ायदा ये है, ये प्लस पॉइंट है पूरे प्रकरण का, कि खून खराबा जो है वो नहीं हुआ है। हालांकि आवामी लीग के बाकी नेता, कैबिनेट के लोग, पार्टी के लोग अभी भी बांग्लादेश में वहीं हैं। इसके बाद हुजूम सड़कों पर आतंक फैला रहा। आर्मी के प्रमुख के बयान के बावजूद सड़कों से हुजूम न तो हटा, ना ही उसने आतंक फैलाना बंद किया।
अब आइए देखते हैं कि आज के हालात कैसे बने। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 6 अगस्त को एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। शेख हसीना ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की। बाद में बयान आया कि प्रोटेस्ट करने वाले छात्र नहीं, आतंकवादी हैं। समिति ने ताकीद की कि उन पर एक जमकर क्रैकडाउन हो। इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। कर्फ्यू पहले ही लगा हुआ था। थोड़ी छुटपुट ढील दी गई, मगर 3 दिन की छुट्टी सरकार ने घोषित कर दी थी। सरकार का कड़ा रुख देखकर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मार्च 6 से 5 अगस्त कर दी। सरकार को खुफिया सूत्रों से पता चल गया कि अगस्त 5 को आर या पार का खेल होगा। आर्मी के पूर्व अफसर भी मैदान में उतरे थे, जैसे जनरल इकबाल करीब भुइयां आर्मी को बोल रहे थे कि वो सरकार के बचाव में ना आए और बैरक में वापस लौट जाए। एक और बात नोट करने लायक है कि देश में सेक्युलर फोर्सेस सामने नहीं आए और शेख हसीना का उन्होंने साथ नहीं दिया। यानी इट हैड बिकम वेरी लोनली एट द टॉप फॉर शेख हसीना। प्रदर्शन शुरू हुए 1971 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों के परिवारजनों को मिलने वाली नौकरियों के कोटे से। वो सरकार हटाओ आंदोलन बन गए। फिर एंटी इंडिया सेंटिमेंट जुड़ा। आइए देखें क्या हालात रहे। हालांकि पिछले चुनाव से एक सेंटिमेंट पैदा हो गया था, लेकिन 1 जुलाई 2024 को विश्वविद्यालय के छात्रों ने सड़कों और रेलवे लाइनों को ब्लॉक किया। सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए आरक्षण में सुधार की मांग रखी। 15 जुलाई 2024 को स्टूडेंट्स लीग और शासक दल के कार्यकर्ताओं का कोटा प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ। ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर घायल प्रदर्शनकारियों पर भी हमला हुआ। दोनों पक्षों से 300 से अधिक लोग घायल हुए। अब आता है 16 जुलाई 2024। ढाका, चटगांव और रंगपुर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। 6 लोगों की मौत हुई। सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल्स अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। छात्रों ने 2 यूनिवर्सिटीज के हॉल पर नियंत्रण कर लिया। 17 जुलाई कई यूनिवर्सिटीज में छात्रों पर पुलिस ने हमला कर दिया, यानी जवाबी कार्रवाई हुई। छात्रों ने अगले दिन के लिए पूर्ण बंद की घोषणा की। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने हिंसा में हुई हत्याओं की न्यायिक जांच की घोषणा करी। मामला लेकिन थमा नहीं। 18 जुलाई आया। पुलिस और बीसीएल के लोगों को बीआरएसी के छात्रों पर हमला किया। एक दिन की हिंसा में कम से कम 29 लोगों की मौत हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस थानों, सरकारी बिल्डिंग्स पर अटैक हुआ। इंटरनेट सेवाएं ब्लॉक हुई। मेट्रो रेल संचालन अनिश्चित काल के लिए रोका गया। 19 जुलाई सरकार ने आधी रात से देशव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर दी। उससे हिंसा रुकी नहीं, बढ़ गई। हिंसा में 66 से अधिक लोग मारे गए। 21 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने कोटे को 7% तक घटा दिया। सरकार इस पर तैयार हो गई। बांग्लादेश की हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र, EU, UK ने चिंता व्यक्त करी। 22 जुलाई मरने वालों की संख्या अब तक 146 पहुंच चुकी थी। हिंसा रुक नहीं रही थी। स्टूडेंट्स वापस नहीं जा रहे थे। शेख हसीना विपक्षी नेताओं BNP और जमात को उन्होंने चेतावनी दी। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी चालू हुई और तेज हो गई। 23 जुलाई शेख हसीना सरकार ने कोटा प्रणाली में सुधार के लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया। इस आंदोलन के मुख्य 4 आयोजकों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनको तैयार नहीं था कि ये मान लें। कर्फ्यू के बीच विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां जारी रहीं। 26 जुलाई आया। डिटेक्टिव ब्रांच ने इस आंदोलन के 3 आयोजकों को गिरफ्त में ले लिया। BNP ने राष्ट्रीय एकता और सरकार के इस्तीफे का आह्वान किया। इस दिन खुल के एंटी गवर्नमेंट, शेख हसीना गवर्नमेंट सेंटिमेंट सामने आ गया। पॉलिटिकल फोर्सेस भी सामने आ गए। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट सेवाओं की पूर्ण बहाली की मांग करी। 28 जुलाई ढाका शहर में ही 2.1 लाख से ज्यादा लोगों को 200 से अधिक मामलों में आरोपी बनाया गया। आंदोलन के 6 आयोजकों से डिटेक्टिव ब्रांच ने लिखित बयान पढ़वाया। इस बयान के जरिए आंदोलन वापस लेने की अपील की गई थी। मोबाइल इंटरनेट सेवा फिर से शुरू की गई एज ए गुडविल जेस्चर, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो बंद रहा। सरकार ने पहली बार मौतों की संख्या 147
उसी दिन घोषित करी। 30 जुलाई छात्र और शिक्षकों ने मौन जुलूस निकाले तमाम इलाकों में। कई विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने रैलियां कर दी। इसमें अब शिक्षक भी जुड़ गए थे। सरकार को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अब आते हैं जुलाई का आखिरी दिन 31 जुलाई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार द्वारा घोषित शोक दिवस का बहिष्कार किया। 6 आयोजक डिटेक्टिव ब्रांच की हिरासत में ही रहे, उनको छोड़ा नहीं गया। सैकड़ों छात्रों ने एग्जाम देने से उस समय पे इनकार कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। अब आता है 1 अगस्त। सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत जमात शिविर पर प्रतिबंध लगाने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर संयुक्त राष्ट्र ने जांच दल भेजने की पेशकश की। आंदोलन के 6 आयोजकों को डिटेक्टिव ब्रांच की हिरासत से एज ए गुडविल जेस्चर रिहा कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मारे गए लोगों के लिए सामूहिक जुलूस और प्रार्थनाएं करी। 2 अगस्त आते आते हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी था। राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया हमले में 2 लोग मारे गए। देशव्यापी प्रदर्शन और असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी गई। ये भी फैसला सुनाया गया कि एक लॉन्ग मार्च आयोजित की जाएगी। सरकार ने मीटिंगें करी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की भी बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, आतंकवादी उसमें शामिल हो चुके हैं। कर्फ्यू लगाया गया, छुट्टी डिक्लेयर की गई। तो प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन वापस लेने वाले बयान को अस्वैच्छिक बता करके कहा कि साहब ये आंदोलन अब 5 तारीख होगा। 5 तारीख की लॉन्ग मार्च की कॉल की सुबह ही हजारों लोग सड़कों पे थे। सिर्फ ढाका भर में नहीं, तमाम शहरों में। अगर मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूं यहाँ पे कि देखिए किस तरह के चिटगांव जैसे शहरों में किस तरह की भीड़ थी। और यही भीड़ जब शेख हसीना का इस्तीफा हो गया और उसके बाद वो देश छोड़ के चली गई, तो एक विजय का, एक जीत का जो जश्न मना है, उस भीड़ का वॉल्यूम देखेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे और ये समझेंगे किस तरह का सेंटिमेंट बांग्लादेश में इस समय पे प्रिवेल कर रहा है। अब अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न जैसे नेताओं ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, इसलिए उनसे रिश्ते मधुर रखने की जरूरत है। बांग्लादेश और शेख हसीना की सरकार से हिंदुस्तान के रिश्ते दुनिया भर में मिसाल थे। नदियों के पानी का बंटवारा, बॉर्डर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कॉरिडोर्स या जमीन का आदान प्रदान समझौता, आतंकवाद की लड़ाई में टैक्टिकल मदद और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नए माइलस्टोन क्रिएट कर पाई थी ये 2 सरकारें, हिंदुस्तान और बांग्लादेश की शेख हसीना के नीचे। मगर देखिए हालात एक झटके में कैसे बदल जाते हैं। हिंदुस्तान बांग्लादेश के मौजूदा हालात और वहां रह रहे हजारों हिंदुस्तानियों की सुरक्षा के कारण एक दोस्त के समर्थन में खुल के सामने भी नहीं आ पा रहा। शेख हसीना और बांग्लादेश के साथ आगे क्या, ये तय करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उन्हें सूरत हाल पर ब्रीफ किया। जयशंकर, उनका मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनका महकमा बांग्लादेश पर लगातार नजर रख रहा है। बांग्लादेश फौज से चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होने की खबर है। भारतीयों को सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर उनके वहां से इवैक्यूएशन के प्लान का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है, वो रखा जाएगा। ढाका में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है कि अनप्लान ट्रैवल ना करें। सरकार की चिंता यह है कि फौज की घोषणा और शेख हसीना के देश छोड़ने के बावजूद ना तो हिंसा रुक रही है, ना आगजनी और ना ही भीड़ें वापस जा रही हैं। हुजूम जो है वो सड़कों पे है। सरकार की दूसरी मुश्किल है डोमेस्टिक इम्पैक्ट। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। विपक्ष चाहेगा कि सरकार तुरंत जवाब दे, लेकिन सरकार को इस समय चाहिए जिससे वो बदलते सूरत हाल में बांग्लादेश को लेकर के एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी बना सके। और कोई भी इस मामले में जल्दबाजी वो सरकार जानती है कि खतरनाक हो सकती है। अब देखिए राजनेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। किसी ने शांति की अपील की है तो कोई कहता है कि प्रधानमंत्री जवाब दें, तो किसी का कहना है कि यह सरप्राइजिंग है। I do hope the government would make a statement
on the situation in Bangladesh tomorrow. This is a neighboring country. These are people who are our cousins, as it were, if not our brothers and sisters. And I really feel that every one of us in India would want to see peace restored as quickly as possible. मगर साहब, ये मामला बहुत पेचीदा है। राजनीतिक बयान होते रहेंगे, लेकिन मामला इतना जटिल है कि हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आसपास कोई भी देश एक अच्छा लोकतंत्र नहीं बचेगा। बांग्लादेश में जो हुआ है सोमवार को, उसके बाद पाकिस्तान में आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर पे रेड हुई, हुजूम उनके घर में घुसा और वहाँ पे भी खाना वाना उठा लिए जाने की बात हुई थी। अगर आप याद करें तो कोलंबो में राजपक्षे जी के घर में भी यही हुआ था कि हुजूम वहाँ घुस गया था। इसी तरह का मामलात हुआ है बांग्लादेश में भी। अब अगर आप हिंदुस्तान के आसपास देखें तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नहीं, लोकतंत्र नहीं बचा है। ये हिंदुस्तान की जैसी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, वो रिजीम चेंज मूवमेंट बन गया। उसमें राजनीतिक पहलू थे, अब उसमें धार्मिक मसाइल एम्बेडेड हो गए हैं, यानी रिलीजियस कम्युनल एलिमेंट्स एम्बेड हो गए हैं। अब इसमें सुनते हैं कि जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों को जानने वाले लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। पूर्व विदेश सचिव हर्ष सिंगरा, जो कि अभी हाल में G20 में एक अहम रोल प्ले किया था, देखें उन्होंने क्या कहा। Whether it's the opposition BNP or it's the Jamaat-e-Islami, which is the radical, pro-Pakistan Islamist grouping that is very active on the streets, they have joined the protest and they have actually brought in that violence into the protest. You cannot rule out the involvement of foreign powers who are inimical to Bangladesh's interests and frankly to our security interests also. Definitely you cannot rule out the fact that certain interests have been fishing in troubled waters. We can look forward to, I think, I would say a period of instability, uncertainty, which is bad for the country and which is also not good for the region. And so India will be watching very carefully. तो ये था कहना एक्सपर्ट्स का कि मामला कहाँ है और कहाँ जा सकता है। इधर अभी अभी खबर ये आई है कि ढाका के इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर पर भी हमला हुआ है, यानी एंटी इंडिया और एंटी इंडियन सेंटिमेंट चरम पर हैं। उधर खबर ये भी है कि हिंडन एयरबेस, जहां पर शेख हसीना का C-130 बांग्लादेश एयरफोर्स का हवाई जहाज़ लैंड हुआ था, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने शेख हसीना से मुलाकात की है, सूरत हाल का जायज़ा लिया है, उनके आगे के प्लान्स जाने हैं। देखिए, हिंदुस्तान पूरी तरह सामने नहीं आएगा, मगर दोस्त को ये सिग्नल दे रहा है कि हम आपकी खैर खाही चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपका आगे का प्लान क्या है। अब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गुजरते हुए ये सोचें कि बांग्लादेश में जो हुआ या होने वाला है उससे हमें क्या। मैं ये कहूँगा कि ये सही सोच नहीं है। अगर बांग्लादेश में टकराव, अस्थिरता बढ़ी तो खबर बुरी होगी। हमारा एक और पड़ोसी हॉस्टाइल हो सकता है। हमारे एक और पड़ोसी देश में लोकतंत्र नहीं, फौज की तूती बोलेगी। एक ऐसी फौज और एक सेंटिमेंट का दबदबा होगा जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। बॉर्डर पीस डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्बेंस से बचने के लिए बांग्लादेश के लोग इलीगली देश में आने की कोशिश करेंगे। अब इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो सिर्फ आंतरिक शांति नहीं चाहती। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को पीस एट बॉर्डर्स भी चाहिए। आज इतना ही। जिस्ट को देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए और पसंद आए हमारा काम तो लाइक का बटन दबा दीजिए।